हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लद्दाख में एलएसी के पास सैन्य एयर बेस पर शुरू हुआ निर्माण। चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार ने चल दिया नया दांव। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे चीन को पटका नहीं देगा अपना भारत। साथ ही साथ आपको बताएंगे अपहरण किए गए विमान के पास भारतीय अधिकारियों को जाने से रोका था। अब पीएम मोदी करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में भव्य मंदिर का उद्घाटन। साथ ही साथ बताएंगे मलेशियाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। राज्य आधारित शरिया कानून कर दिया रद्द। भड़के कट्टरपंथी, मच गया बवाल। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां रशिया ने खुद भारत को लेकर, पुतिन ने दोस्तों भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है, आप भी हो जाएंगे गद गद, खुशी से फूल उठेंगे दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे सीएए को लेकर अमित शाह जी ने कंफ्यूजन कर दिया है दूर, कह दिया किसी को कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होकर ही रहेगा सीएए। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बंगाल में किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख में एलएसी के पास सैन्य एयर बेस पर शुरू हुआ निर्माण। चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार का नया दाव। बता दें, भारत और चीन के बीच तनाव भरे रिश्तों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के करीब नुब्रा क्षेत्र में थोइस एयरबेस पर एक नए नागरिक टर्मिनल भवन के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि भारत की ये कार्यवाही चीन की आंखों में आंखें डालकर अपने भौगोलिक क्षेत्र में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने और उसे जवाब देने की है। पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने की स्थिति में है और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ सीमा अतिक्रमण का आरोप लगाते रहते हैं। थोइस एक सैन्य एयरबेस है जिसका रनवे विशेष रूप से सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन उड़ान योजना के तहत सरकार यहां से अधिक यात्री उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है। यानी कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लद्दाख में जिस प्रकार से एलएसी के पास सैन्य एयरबेस शुरू करना, अगर आप भी मानते हैं काबिल तारीफ है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि चीन से तनातनी के बीच मोदी सरकार देगी करारा जवाब। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, एक समय था जब अपहरण किए गए विमान के पास भारतीय अधिकारियों को जाने से रोका गया था और आज मोदी सरकार में वो समय आ गया है कि पीएम मोदी खुद करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में भव्य मंदिर का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यूएई संबंध इतने मजबूत हो गए हैं कि इस्लाम का गढ़ माने जाने वाले इस देश में प्रधानमंत्री पीएम मोदी 14 फरवरी को भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को यूएई के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एहलान मोदी को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कई आर्थिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा उस वक्त हो रहा है जो पिछले महीने ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में एक दुर्लभ भाषण दिया था। अमूमन यूएई के राष्ट्रपति ऐसे कार्यक्रमों में अपना संबोधन नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने वाइब्रेंट के मंच से उद्यमियों को संबोधित किया। लिहाजा जानना दिलचस्प हो जाता है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंधों को कैसे बदला। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान किन प्रमुख सौदों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत और यूएई के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों वाकई में वो समय जो था जब भारतीय अधिकारियों को विमान तक के पास जाने से रोक दिया जाता था दोस्तों, और अब उस मुस्लिम देश में मंदिर का निर्माण और मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, वो भी पीएम मोदी के हाथों द्वारा। इस पर दोस्तों अगर आप भी पीएम मोदी का वाकई में लोहा मानते हैं तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना और जय श्री राम अवश्य कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां मलेशियाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। राज्य आधारित शरिया कानून कर दिए रद्द। भड़के कट्टरपंथी। जी हां, मलेशियाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले देश के उत्तर पूर्वी राज्य केलंतन में 16 शरिया कानूनों को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसके खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने धमकी दी है कि शरिया कानून के खात्मे का देश की कानूनी व्यवस्था पर बड़ा असर हो सकता है। मलेशियाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 से 1 के बहुमत से शुक्रवार को फैसला सुनाया कि केलंटन राज्य सरकार के पास सोडोमी से लेकर यौन उत्पीड़न, गलत जानकारी रखने, नशा और स्केल माप जैसे अपराधों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही थे नागरिक कानून में शामिल और संघीय संसद इन कानूनों के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने जमकर की पीएम मोदी और भारत की तारीफ। का भारत के आभारी हैं, मदद के बिना हम नहीं बच सकते थे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम भारत के आभारी हैं, हम भारत की मदद के बिना बच ही नहीं सकते थे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचता भारत के मदद के बिना। यही कारण है कि हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर भी विचार कर रहे हैं। विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि वो आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच को श्रीलंका के कैंडी में खोलना चाहते हैं। उन्होंने भारत के साथ मजबूत आर्थिक
आर्थिक संबंध बनाने और कनेक्टिविटी में सुधार का भी आग्रह किया। पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने और गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफा के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने ही देश की कमान संभाली थी। तब भारत ने श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए $5 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, वायोन न्यूज को दिए इंटरव्यू में विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत के आभारी हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते थे और यही कारण है कि हम दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें भी विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक सफलता की ओर भी देख रहे हैं, जिस तरह से हम संबंधों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, भारत ने श्रीलंका की मदद तो की है, लेकिन श्रीलंका इस बात को मानता भी दिखाई दे रहा है और भारत के लिए कृतज्ञता पेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, रशिया ने कहा भारत 3 साल में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका पर भी लगाया बड़ा गंभीर आरोप। बता दें, रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपनों पर मुहर लगा दी है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। उन्होंने रूसी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में भारत रूस दोस्ती में अमेरिका को विलन करार दिया। डेनिस ने कहा कि अब तो अमेरिकी अधिकारी ये कहने से भी नहीं हिचकाते हैं कि वे भारत को रशिया से अलग करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका भारत को रशिया के साथ संबंध रखने पर प्रतिबंधों की धमकी देता है। कुछ भारतीय साझेदारों को रशिया के साथ संबंध रखने को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए मजबूर किया जाता है। डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका का यह दृष्टिकोण अस्वीकार है, अनएक्सेप्टेड है। जी हाँ, साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां झूठ मत बोलो तुम्हें पाकिस्तान से नहीं आर्मी हेडक्वार्टर से है मतलब। जी हाँ, अमेरिका के रिएक्शन पर निकली भड़ास। दरअसल पाकिस्तान में आम चुनाव के फाइनल नतीजे आने बाकी है और वोटों की गिनती जारी है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सरकार के साथ काम करेंगे। लेकिन इसके बाद मैथ्यू मिलर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं और लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो तुम्हें पाकिस्तान से नहीं बल्कि आर्मी के हेडक्वार्टर से मतलब है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां फेल हुआ नवाज शरीफ का लंदन प्लान, चुनावी नतीजों पर आया जेल में बंद इमरान खान का पहला रिएक्शन। बता दें, पाकिस्तान चुनाव को लेकर वोटों की गिनती चल रही है, काउंटिंग में काफी देरी भी देखने को मिल रही है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने जीत का दावा कर दिया है। इमरान खान ने AI बेस्ड आवाज के साथ जीत के भाषण वाले वीडियो को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया नवाज शरीफ का लंदन प्लान फेल हो गया है। इमरान खान का यह वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान चुनाव में उनकी पार्टी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 97 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी को 72 सीटें मिली हैं और बिलावल भुट्टो को PPP 52 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 265 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 252 के नतीजे आ गए हैं। बहुमत के लिए 133 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, PTI संस्थापक ने वीडियो में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचकर और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर अपने नागरिकों के अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी की बहाली की नींव रखी है। मैं आप सभी को चुनाव में शानदार जीत दिलाने के लिए बधाई देता हूं। मुझे आपके वोट डालने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने पर पूरा भरोसा था। जी हाँ दोस्तों, यानी इमरान खान को ये महसूस हो चुका है कि वो ही चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में किसकी चलती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सेना की चलती है दोस्तों। और सेना जिसको चाहेगा वही सरकार में आएगी। वोट तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, एक ढकोसला है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान, कहा किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को 370 सीटें और NDA को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अमित शाह जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहाँ तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना ही होगा। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि हमने यानी संविधान के अनुच्छेद 370 को, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, उसको निरस्त कर दिया है। इसीलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और NDA को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद अवश्य देगी। जी हाँ, साथ ही CAA को लेकर अमित शाह जी ने कहा कि CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से ही हो जाएगा। चुनाव से पहले ही CAA को अमल में आना है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। बहरहाल दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि भारत में CAA लागू होना चाहिए और कौन कौन चाहता है कि नहीं होना चाहिए, वो कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ में दोस्तों, कारण जरूर लिखिएगा। जो चाहते हैं कि होना चाहिए वो कारण लिखे और जो चाहते नहीं हो वो भी कारण जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन
आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।